हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम एडुहब। माय नेम इज सत्यम और आज हम लोग इस वीडियो में वो करने की कोशिश करेंगे जो अक्सर कहने को तो हर कोई कहता है बट करके कोई दिखाता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करने तो हर कोई कहते हैं, बट आखिर वो किस तरीके से किया जाए, इसका वो प्रॉपर तरीका क्या हो सकता है, ये हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है यूपीपीएससी मेंस का पेपर 1 का सिलेबस, जीएस पेपर 1 का सिलेबस। ठीक है, अब आपको पता है कि जीएस पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है। हिस्ट्री है, इंडियन सोसाइटी है और ज्योग्राफी है और क्या है, यूपी स्पेशल। ठीक है, ये 4 सेगमेंट हैं इसके। अब चलिए इसमें से हम लोग देखते हैं कि एनालिसिस का अप्रोच क्या होगा। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोगों के एनालिसिस का तरीका क्या होना चाहिए, मैक्रो टू माइक्रो। ठीक है ना, यानी बड़े स्केल को हम लोग धीरे 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 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते चले जाएंगे और उसका माइन्यूट एनालिसिस करेंगे। आखिर मैक्रो टू माइक्रो एनालिसिस कहने का क्या मतलब है, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने आपको जीएस पेपर 1 का सिलेबस दिखाया, ठीक है ना। जीएस पेपर 1 में आपको पता है 4 पेपर्स होते हैं, हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना, इसके बाद ज्योग्राफी और इन तीनों से रिलेटेड यूपी स्पेशल। ठीक है, चलिए हिस्ट्री में भी आपको पता है वर्ल्ड हिस्ट्री है इसमें, फिर आर्ट एंड कल्चर है, कंटेम्प्ररी है और मॉडर्न हिस्ट्री है। ये देखिए, इस तरीके से हमने तोड़ा कि जीएस पेपर 1 इतने सब्जेक्ट्स में टूटा है। चलिए अब इसके बाद क्या देखेंगे कि स्पेसिफिक, मान लेते हैं इंडियन सोसाइटी को ही उठाते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस छोटा है तो इसको एनालाइज करना आसान होगा आज। तो देखिए, इंडियन सोसाइटी में हम लोग पहले देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, आखिर इसका क्या सिलेबस है ये पहले देखेंगे। इसका सिलेबस देखने का मतलब क्या है कि इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या हैं। जैसे टॉपिक्स में क्या क्या है बताइए जरा। इंडियन सोसाइटी को आपको पढ़ना है, कल्चर को पढ़ना है, ठीक है ना। फिर आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, वुमेन्स का रोल के बारे में पढ़ना है सोसाइटी में, फिर आपको सोशल एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ना है। ये आपके टॉपिक्स हैं कुछ दिए हुए। अब इन टॉपिक्स के अंदर भी आपको जाकर देखना है कि इसके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। वो भी आपको सिलेबस में ही मेंशन मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जहां दिया गया है इसके साथ ही दिया गया है एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटी एंड सोशल सिस्टम। अब आप देख पा रहे हैं कि ये टॉपिक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे तैयार करना। चलिए, जैसे ही आप इस चीज को तैयार कर लेते हैं, यानी कि पहले आपने पेपर उठाया, पेपर का सिलेबस देखा, सब्जेक्ट को पकड़ा, सब्जेक्ट के अपने टॉपिक्स को देखा, सब टॉपिक्स को देखा। अब आपके पास एक क्लियर बाइफरकेशन है कि हमारे पास सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक और सब टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हमारा काम क्या आएगा, ये नीचे हम लोग यूं ही बढ़ते चले जा रहे हैं, माइक्रो की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोगों का काम आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ईयर वाइज हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि इसका वेटेज क्या है। जैसे
इंडियन सोसाइटी का वेटेज है 48 मार्क्स से 72 मार्क्स के बीच। अब आप समझ सकते हैं आउट ऑफ 200, इसका मतलब ये आपका 25% अराउंड से 35% के बीच का वेटेज रखता है। इसका मतलब 200 में से 50 नंबर से लेकर के 75 नंबर तक के बीच का क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी से पूछा जा रहा है। और इंडियन सोसाइटी से जब पूछा जा रहा है, इतना ज़्यादा वेटेज इसका दिया गया है और आपको दिख रहा है कि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा छोटा है, तो फिर आपको समझना होगा कि आखिर पूरे सिलेबस की तैयारी में, पूरे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इसकी तैयारी के दौरान मैं छोटे छोटे सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर लूं ताकि मैं अपने मार्क्स को बढ़ा सकूं। पेपर 1 में आपको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स 90 to 100 रहता है। अब इसमें से आपको पता है कि 25 से 35% मार्क्स इंडियन सोसाइटी का है, और इसमें आपको पता है कि अगर अच्छे से इन 10 टॉपिक्स को तैयार कर लिया जाए तो 8 मार्कर क्वेश्चन में 4 to 5 मार्क्स, ठीक है ना, आराम से लाए जा सकते हैं। वही 12 मार्कर में 6 to up to 7.5 मार्क्स आराम से लाए जा सकते हैं। दिस मीन्स 50 से 55% मार्क्स आप इसमें गैदर कर सकते हैं, जो कि आपको ओवरऑल मार्क्स को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों की स्ट्रेटजी होगी आगे देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ईयर वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए ये जैसे ही हम लोग देख लेंगे, इसके बाद ये जो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये अब हम लोग उसमें टॉपिक मेंशन करेंगे, आखिर किस टॉपिक से पूछा गया है और किस सब टॉपिक से पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये जैसे ही हम लोगों के पास आ जाएगा, अब उसके बाद हमारी बारी आएगी इंटीग्रेटेड एनालिसिस की। कि हम अब ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका डायमेंशन क्या है, किस किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन के कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कितने पैरामीटर्स को और कितने आयाम को ध्यान में रखना है, तब जाकर के आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं, इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इंडियन सोसाइटी का ये सिलेबस है आपके पास। तो पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे बाइफरकेट कर रहे हैं हर एक टॉपिक वाइज। ये देखिए 6 का ये टॉपिक है, इंडियन सोसाइटी इन कल्चर सेलिएंट फीचर्स। चलिए अगला टॉपिक क्या है, जिसमें सब टॉपिक्स दिए हैं, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज, ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। ये आपके सब टॉपिक्स हो गए। अर्बनाइजेशन को आपको पढ़ना है, फिर इसके प्रॉब्लम्स को भी देखना है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं और इसकी रेमेडीज क्या क्या हो सकती है। चलिए फिर देखिए एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके मतलब को पढ़ना है, व्हाट इज इट्स मीनिंग और इसके इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। और 9th टॉपिक है आपका सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, ठीक है। ये देखिए ये आपका कंप्लीट सिलेबस है टॉपिक एंड सब टॉपिक वाइज। अब क्या करना है, अब दूसरा काम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं कि हर ईयर कितने कितने क्वेश्चंस इस इंडियन सोसाइटी से पूछे गए हैं। तो ये देखिए इन ईयर 2022 यानी लास्ट ईयर, ये देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल। 3 8 मार्कर और 3 12 मार्कर, दिस मीन्स 60 मार्क्स के 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आउट ऑफ 200 मार्क्स।
अब आप समझ सकते हैं इसका वेटेज क्या है। और इस 60 मार्क्स में यदि आप 50 to 55% भी स्कोर कर लेते हैं तो ये आपको 100 के रेंज में जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ आपको एफर्ट बहुत ही कम लगाना है, क्योंकि आप सिलेबस देख सकते हैं सिलेबस कितना ही छोटा है। बस इसकी एक समझ होनी चाहिए आपको। अगर आपने इसे एक थॉरोली स्टडी किया हुआ है, आपके पास अपडेटेड मटेरियल है, कुछ रिपोर्ट्स के बैकग्राउंड आपके पास हैं जो आपके फैक्ट को जस्टिफाई करें, तो बिलीव मी ये 50 to 55% मार्क्स यानी कि 8 मार्कर में आपको 4+ मार्क्स और 12 मार्कर में 6+ मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये देखिए आपको 22 में ये सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जनसंख्या विस्फोट से है, यानी कि ये पॉपुलेशन एंड इट्स एसोसिएटेड इशू से है। तो इस क्वेश्चन के आगे हम लगा देंगे ये है 7B से पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए ये सोशल एम्पावरमेंट है। सोशल एम्पावरमेंट कहाँ है? 9th टॉपिक में है, ये है 9A में। ठीक है ना, तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को क्या कर लेंगे हम लोग, पहले मार्क कर लेंगे कि ये किस सब टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलरली ये हम हर ईयर में करेंगे। ये देखिए 2021 में भी इसमें भी 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 नहीं इवन 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए 2020 में 5 क्वेश्चंस, 2019 में 6 क्वेश्चंस और 2018 में ये आपके टोटल कितने 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ देखिए ये मैंने क्यों मेंशन किया है, आपको इसलिए किया है क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट ले रहे हैं तब तो वेल एंड गुड है, तब तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कभी कभी वेग हो जाता है क्योंकि उसका ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं किया जाता है। तो इसलिए आपको एक बार इंग्लिश के क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी है। जैसे आप देखिए क्वेश्चन 15 क्या है 2018 में जो पूछा गया है, भारतीय महिलाओं पर। कितना कॉमन क्वेश्चन पूछा है, भारतीय महिलाएं। महिलाएं पूरे विश्व की हो सकती हैं और पूरे विश्व की महिलाओं में से थोड़ा सा एक उसके सबसेट को लिया है भारत की महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभावों की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए। ठीक है, आप तो देखेंगे और बस भारत की महिलाओं पर क्या क्या प्रभाव है ग्लोबलाइजेशन का, आप उसे लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश को पढ़ेंगे, ये देखिए थोड़ा और स्पेसिफिक है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है, इसको बताएं। ये दोनों के आंसर बहुत ही अलग हो जाएंगे। ये जैसे जैसे हम लोग आंसर फ्रेमिंग को पढ़ने लगेंगे, डिटेलिंग को समझने लग जाएंगे, इसके बाद आपको ये क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है और ये जनरल क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आंसर जो इसके अकॉर्डिंग करेंगे उनको ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। और हिंदी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपने अटेम्प्ट लिया और एक जनरल आंसर किया तो हो सकता है आपको मार्क्स थोड़े से कम आए। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन चाहे हिंदी में लिखें या आंसर इंग्लिश में लिखें, जो भी लिखें, लेकिन आपको पढ़ना एक बार इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, चलिए ये हमने अपना दूसरा काम कर लिया है, ईयर वाइज क्वेश्चन को अरेंज कर लिया है। चलिए अब देखते हैं कि टॉपिक एंड सब टॉपिक वाइज इंटीग्रेटेड एनालिसिस कैसे किया जाता है। ये देखिए अब हमने टॉपिक लिखा कि इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स। अब बताइए हमने ईयर वाइज निकाल लिया है सारा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है। अब देखना है कि इस टॉपिक से किस किस साल कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इससे मुझे एक रेंज पता चलेगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे अब देखिए भारतीय समाज में, अब ये भारतीय समाज और संस्कृति, इसके सेलिएंट फीचर्स, और इससे देखिए क्वेश्चन कैसे बना रहा है आयोग। भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन, कैसे निरंतरता है भारतीय समाज में, जैसे कास्ट सिस्टम है तो ये कैसे लगातार चला आ रहा है और इसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं,
ये लगातार चला भी आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़े मोड़े परिवर्तन भी दिखते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। और ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनके कारक क्या हैं? ठीक है, चलिए, जैसे हम लोगों की पूजा पद्धति है, तुलसी को पूजा करना, तुलसी पौधे की पूजा करना, वट वृक्ष की पूजा करना, धोती पहनना, ये सभी चीजें निरंतर चल रही हैं, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी हो रहे हैं, चेंजेस भी हो रहे हैं। और इनके कारक क्या हैं, इन चेंजेस के कारक क्या हैं? ठीक है, इसे हम लोगों को समझना है। इसके बाद देखिए, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा पूछा है कि कल्चरल हेरिटेज के वैज्ञानिक पहलू क्या हैं? जैसे अगर चंदन का कोई टीका लगाता है तो इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है? अगर पूजा पाठ में ब्लैक कलर के कपड़े को पहनना वर्जित माना गया है तो आखिर क्यों माना गया है? इसके वैज्ञानिक रीजन क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लैक कलर हर एक एनर्जी को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार की एनर्जी को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इसलिए नेगेटिव एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से बचने के लिए पूजा पाठ के दौरान इसे वर्जित रखा गया है और व्हाइट कलर के कपड़ों को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो हर एक कलर को क्या करता है? वो रिपेल कर देता है। वो ना पॉजिटिव लेता है ना ही नेगेटिव लेता है, वो न्यूट्रल रहता है। इसलिए ये इसका वैज्ञानिक पहलू है। चलिए आगे देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंडिया बीइंग अ कंपोजिट कल्चर सोसाइटी। आखिर सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के क्या क्या फायदे हैं भारत को? और भारतीय संस्कृति विविधता में एकता, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक है। इसका उपयुक्त उदाहरण सहित तार्किक विश्लेषण करें। अब जैसे ही इन चारों क्वेश्चन को देखेंगे, आपको अपने पढ़ने का रेंज पता चल जाएगा कि देखना क्या क्या है भैया। ये देखिए, सेलिएंट फीचर्स, हमको ये देखना है तो अब सेलिएंट फीचर में हम सारा कुछ देख लेंगे। वर्ण, जाति, ट्राइब्स, फिर और संस्था देख लेंगे, जैसे विवाह संस्था, मैरिज इंस्टीट्यूशन, फैमिली एंड किनशिप, ये सारा कुछ देख लेंगे। इसकी निरंतरता को समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, इसमें कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं समय के साथ ये समझेंगे, और इन परिवर्तन के कारक क्या क्या हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये जो विरासत है, इसके वैज्ञानिक पहलू, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित हो, ठीक है ना। जैसे वाटर रिसोर्सेज का हम लोग किस तरीके से प्राचीन समय में भी कंजर्वेशन किया जाता था और वो आज भी किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। मृदा का किस तरीके से संरक्षण पहले किया जाता था, वो आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब हम लोग आगे देखेंगे कि कंपोजिट कल्चर सोसाइटी जो है यह कैसे है, इसके फायदे क्या क्या हैं, ठीक है। इसके फायदे क्या क्या हैं और क्या वर्तमान की जो राजनीति है, अब थोड़ा एनालिटिकल हो जाएंगे कि क्या वर्तमान की जो राजनीति है वह सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज को क्षति पहुंचा रही है। कंपोजिट कल्चर सोसाइटी को क्षति पहुंचा रही है। अब ये देखिए, ये एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया। यहाँ आपके व्यूज को क्वेश्चन के थ्रू आयोग जानना चाहेगा कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोच रहे हैं कि वर्तमान राजनीति भारतीय संस्कृति और सभ्यता का क्षरण कर रही है या इसका पोषण कर रही है, या इसे किस दिशा में आगे लेकर जा रही है, ठीक है। ये देखिए, आपको इन चार क्वेश्चन को एक जगह पढ़ने से कितना फायदा हुआ कि आपको क्वेश्चन की रेंज पता चल गई कि किस किस दिशा में कैसे कैसे पढ़ना है, कितना तैयार कर लिया जाए, ताकि आने वाले समय में भी जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसे हम आराम से हैंडल कर सकें, ठीक है। चलिए इसी तरीके से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे जो है ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके रेंज को आप समझने की कोशिश कीजिए खुद से, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इश्यूज से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, इनको समझिए। फिर ये देखिए, पॉवर्टी से, पॉवर्टी के क्वेश्चन कैसे हैं, ये देखिए, ये डेटा और फैक्ट बेस्ड नहीं है, ये थोड़े एनालिटिकल है,
और एनालिटिकल से भी ज़्यादा कहूँ तो ये थोड़े फिलोसॉफिकल है। जैसे कि यहाँ देखिए कल्चर ऑफ पॉवर्टी के बारे में पूछा गया है, जो थियोरी ऑस्कर लुइस ने दिया था। तो आप अगर कल्चर ऑफ पॉवर्टी की थियोरी को थोड़ा सा अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे कि आखिर पॉवर्टी जो है, जो गरीबी है, किस प्रकार से एक संस्कृति का रूप ले लेती है, यह कैसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, कैसे वो माइंडसेट ट्रांसफर होता है। गरीबी एक्चुअली एक माइंडसेट है और ये कैसे जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर हो रहा है और ये एक संस्कृति में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर इस माइंडसेट को चेंज कर दिया जाए थ्रू एजुकेशन तो क्या हम गरीबी की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एक की पॉइंट होगा आपके लिए सोचने का। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप सोचेंगे तो आपके आंसर्स और भी जेन्युइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अर्बनाइजेशन क्या है, नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या करें। ठीक है, नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण करें, नगरीकरण आखिर किस तरीके से, किस नेचर का है या नगरीकरण। स्लम्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। आपको देखिए पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ समाधान देखिए कि आपको समाधान बताइए, जो भी समस्याएं हो रही हैं नगरीकरण के कारण उत्पन्न, उनके समाधान पर आपको अपना एक नोट्स तैयार करके रखना है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट एलपीजी से रिलेटेड है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड ये जो टॉपिक है, इससे देखिए ये कितने 6 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपको आपकी रेंज समझाएंगे कि आपको किस दिशा में और कितना तैयार करना है। ठीक है ना। चलिए फिर ये देखिए सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये कम्युनलिज्म से रिलेटेड हैं, और ये रीजनलिज्म से और ये सेक्युलरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से आपको हर एक पेपर का, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आईआर हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो एथिक्स हो, हर एक पेपर का टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज आपके पास क्वेश्चन का सेट होना चाहिए, जिसके कारण आप एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एनालिसिस। इन दोनों के इंटीग्रेटेड एनालिसिस करने के बाद बिलीव मी आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, आपके पढ़ने की स्पीड बदल जाएगी, आपके नोट्स फॉर्मेशन का तरीका बदल जाएगा, उसमें शामिल होने वाले कंटेंट्स बदल जाएंगे, वो सब कुछ बदल जाएगा, और बिलीव मी आपके आंसर्स बहुत ही बेहतर रूप से सामने आने लग जाएंगे। तो ये काम आपको करना है, ठीक है ना। चलिए, और अब हम लोग एक छोटा सा चीज देख लेते हैं कि आखिर इन चीजों को पढ़ने के लिए हम लोगों का सोर्स क्या होना चाहिए, वो जेन्युइन सोर्स क्या होना चाहिए। ये देखिए, मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना बताऊं और एक जेन्युइन सोर्स आपको बता दूं। तो ये देखिए, ये आपका जेन्युइन सोर्स रहेगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक आप 12th क्लास की ले लेंगे तो ये देखिए आपके पास टॉपिक्स देखिए, अध्याय देखिए। ये जो आपका चैप्टर है पहला, भारतीय समाज, फिर आपका ये तीसरा देखिए, भारत सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है ना। सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां आपको पढ़ लेनी है। यहीं पे आपको ये कल सॉल्व हो जाएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो ये प्रॉब्लम है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि डाइवर्सिटी किस तरीके से है इंडियन सोसाइटी में। कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, फिर आपके पास लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, प्रजातीय विविधता भी है और जातीय विविधता भी है। इन सभी चीज़ों को समझने के बाद आप इनकी चुनौतियों को भी यहाँ अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना। और चलिए देखिए, ये जो सेकंड आपका बुक है क्लास 12 का ही, इसमें आप देखिए संरचनात्मक परिवर्तन, ये आप पढ़ेंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन को आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, औद्योगिक समाज में परिवर्तन, फिर भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन और सामाजिक परिवर्तन। इन सब टॉपिक को बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, और इसको पढ़ने के बाद जो आपकी वो डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगी,
उसके बाद आपके हर आंसर बहुत ही बेहतरीन होने लग जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपको बस कोशिश यही करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट को अपने आंसर में पॉइंट फॉर्म में ला सकें सामने, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में। और दूसरा, अगर किसी भी तरीके से ग्राफ और चार्ट को यूज़ किया जा सकता है या बनाया जा सकता है तो उसे बनाने की कोशिश करेंगे और आपके आंसर्स दिन ब दिन इम्प्रूव होते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू रियली like the content, then do like, share, comment and subscribe. Thank you.